हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम 12th की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनालिसिस। ठीक है, कॉपी और पेन साथ निकाल लें आप और इसको मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। ज़्यादा बेनिफिशियल तभी होगा जब आप इसको नोट करते रहेंगे साथ साथ। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट फर्स्ट है, ऊपर नोट कर दें, नोट करना चाहें तो यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट ऑफ ये यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बेटा? इलेक्ट्रो नोट कर दें यहाँ पर आप अपने पेपर पर, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स नोट करना। यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम, इस फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम दो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा मैं इसके अगले वाला, क्या होता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन साथ साथ रखें, चलाएं, नोट करें। नोट्स साथ साथ तैयार करते रहेंगे आप, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे 12th का एग्जाम दे रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बस आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ मेरे। एवं 95% आप इजी गोइंग स्कोरिंग कर लेंगे। ठीक है ना। आप बस नोट्स बनाते जाइए आप साथ साथ। चैप्टर खत्म होते ही मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा A to Z। ठीक है, आप उनको भी मैं जब डिस्कस कर रहा हूं उनको साथ साथ नोट करते जाएं। बस उसको एक दो बार रिवीजन में लगा दें आप, तो आप बहुत इजी गोइंग 95% अबव स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है ना। यस, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, स्टैटिक मीन्स होता है एट रेस्ट। यह इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो इस वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, इलेक्ट्रो मींस चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज रेस्ट पर है। इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर चार्ज चलने लगे, इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज मोशन करने लगे, देन इट फॉर्म्स करंट। इट फॉर्म्स करंट दिखाई देगा। Then this branch of physics is called current electricity. Electricity और current electricity बोलते हैं उस ब्रांच को। ठीक है ना। The word electrostatics means charge is at rest. Here electro का मतलब होता है चार्ज and static का मतलब होता है बेटा at rest. If a charge is in motion, चार्ज जब चलने लगता है कंडक्ट करती है क्या बेटा, करंट। ठीक है ना। फिजिक्स की इस ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अगली यूनिट में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा। हियर द वर्ड चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। हियर द वर्ड चार्ज, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
ड्यू टू विच दे आर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट चार्ज, चार्ज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। एक चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, if the charge particle is at rest, then only electric field will be produced. एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चे चार्ज, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। एक चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पर है तो करंट तो होगी नहीं, रेस्ट पर है चार्ज है ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब क्योंकि रेस्ट पर है करंट नहीं है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट होता है करंट का और इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होता है चार्ज का और ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट होता है मेरे बच्चे मास का। ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रखा हो, चल नहीं रहा हो, रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो करंट नहीं होती और मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी है करंट, इसलिए चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट पर है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो करंट नहीं है। इफ द चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन, चलने लगे तो करंट कंडक्ट करेगी, करंट कंडक्ट करेगी क्योंकि चार्ज है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और चलने लगा तो करंट कंडक्ट करेगी और करंट कंडक्ट करेगी, करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसीलिए एक लाइन लिख दी है पूरी, if the charge particle is in uniform motion then both electric and magnetic field will be produced. इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट होगा? क्योंकि चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होगा? क्योंकि चार्ज पार्टिकल के मोशन में होने से, चलने से करंट कंडक्ट करेगी, चार्ज पार्टिकल जब चलता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और करंट का इफेक्ट होता है मेरे बच्चे कौन सा? मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि मोशन में है तो करंट होगी, इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसलिए यूनिट आगे पढ़ाई जाएगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आगे यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थर्ड पॉइंट देखिए, एन एक्सेलरेटेड चार्ज और एन ऑसिलेटिंग चार्ज। आपने ऊपर एक लाइन लिखी है, एक चार्ज पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया चलते समय चार्ज पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन ना हो, एक्सेलरेशन जीरो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है चलते समय चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, दैट इज एक्सेलरेशन जीरो, देन ओनली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, ठीक है ना। एन ऑसिलेटिंग चार्ज और एक्सीलरेटेड, एन एक्सेलरेटेड चार्ज और एन ऑसिलेटिंग चार्ज। चलते समय चार्ज पार्टिकल में क्या होगा? एक्सेलरेटेड का मतलब उसमें एक्सेलरेशन हो या फिर वो ऑसिलेट कर रहा हो, वाइब्रेट कर रहा हो चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलते समय चार्ज पार्टिकल में क्या हो? एक्सेलरेशन हो या फिर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो अपनी मेन पोजीशन की बोथ साइड, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल से रेडिएट होती है, रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट करता है मेरे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब लाइट निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। आपने सुना हो, पढ़ा हो। थर्ड पॉइंट को फिर से समझ लें। एन एक्सेलरेटेड चार्ज, चलते समय चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन हो या फिर वो ऑसिलेटिंग का मतलब वाइब्रेट कर रहा हो, वाइब्रेट करता हुआ चार्ज पार्टिकल या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या निकालता है मेरे बच्चे? रेडिएट का मतलब निकालता है क्या? एनर्जी। उसमें से एनर्जी निकलती है। एनर्जी जो निकलती है किसके फॉर्म में निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको लाइट बोला जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलती है, चलती है, तो उसमें ट्रांसफर होता है क्या बेटा? एनर्जी का मूवमेंट। जैसे आपने सुना हो, पढ़ा हो
कि एटम में, जैसे एटम में ये क्या है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसा क्या। एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप करता है तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। एक्चुअल में न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जब ऊपर से नीचे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें नीचे आते समय क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेटेड जब चलते समय चार्ज पार्टिकल में क्या होगा बच्चे, एक्सेलरेशन हो। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जब नीचे जंप कर रहा है तो किसका, न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो चलते समय ऊपर से नीचे जब जंप करेगा तो नीचे आते समय इसमें एक्सेलरेशन होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ही तो है, ये इलेक्ट्रॉन निकालता है क्या पर, क्या निकालता है बच्चे, लाइट इमिट करता है, और इसको बोला जा सकता है ईएम वेव, ईएम वेव बोल सकते हैं आप इसको। एक्सेलरेटेड चार्ज और ऑसिलेटिंग चार्ज रेडिएट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है, लाइट निकालता है, और लाइट जब चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है तो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या ट्रांसफर करती है, एनर्जी और मोमेंटम। तो लाइट फोटोन ही तो है जिसके अंदर एनर्जी कितनी होती है, लाइट फोटोन जो होते हैं उनकी एनर्जी, लाइट फोटोन है ये, एनर्जी पैकेट है, और इसके अंदर एनर्जी होती है कितनी, h न्यू, या फिर h न्यू कहिए आप इसे, या फिर h c अपॉन लैम्डा, और इसका मोमेंटा होता है p इक्वल टू e अपॉन c, e अपॉन c, e एनर्जी है, h न्यू अपॉन c या h अपॉन लैम्डा। तो लाइट फोटोन जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या निकालेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस लाइट निकालेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चलती है एनर्जी और मोमेंटा ट्रांसफर होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। थर्ड फोर्थ पॉइंट देखिए, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम जानते हैं आप, चार्ज की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, कूलम, और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज की होती है बेटे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू, और क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। स्टैटिक यूनिट, स्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक यूनिट मतलब चार्ज रेस्ट पर जब है तो उसकी यूनिट किसकी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की जो यूनिट होती है उसको ईएसयू कहा जाता है ऑफ चार्ज। ईएसयू ऑफ चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसको बोला जाता है स्टैटिक। ये जो यूनिट ऑफ चार्ज इन सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है बेटा, कूलम, सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या है बेटा, स्पेक्ट्रुम कहो या फिर ईएसयू ऑफ चार्ज कहो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहो, या फिर इसको स्टैटिक कूलम कहो। स्टैटिक कूलम चार्ज की कौन सी सिस्टम में यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में, और एक कूलम में, एक कूलम बराबर होता है 1 कूलम में कितने स्टैटिक कूलम होते हैं, 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम होती है। ठीक है, चार्ज की एक मैग्नेटिक यूनिट और है, कौन सी यूनिट होता है, मैग्नेटिक यूनिट। चार्ज की एक मैग्नेटिक यूनिट है, क्या बेटा, क्योंकि जब चार्ज चलता है तो करंट कंडक्ट करती है, और जब चार्ज चलेगा करंट कंडक्ट करेगी, और करंट कंडक्ट करेगी मेरे बच्चे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी वजह से चार्ज की एक मैग्नेटिक यूनिट और होती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू, ईएमयू ऑफ चार्ज। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। मैग्नेटिक शब्द क्यों लिखा है आपने, क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब जब चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसी वजह से इस यूनिट को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इस यूनिट को और शॉर्ट में और बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज को दूसरा नाम देते हैं हम एब्सोल्यूट कूलम। कौन सा कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, और शॉर्ट में पढ़ा जाता है इसको एबी कूलम। इज आल्सो यूनिट ऑफ चार्ज। ये बड़ी यूनिट है, नॉट इन सीजीएस, नॉट इन एसआई सिस्टम। 1 ईएमयू और 1 एब्सोल्यूट कूलम में बराबर होता है बेटा कितना, 10 कूलम। एक एब्सोल्यूट कूलम में 10 कूलम होते हैं। कूलम को अगर हम स्टैटिक कूलम बनाएं
कूलम को इस कूलम की जगह पर हम स्टैट कूलम लिखें तो एक कूलम में इतने स्टैट कूलम होते हैं। तो एक कूलम इस कूलम की जगह पर, इस वाले कूलम की जगह पर ये वैल्यू लिखोगे यहाँ पर। कूलम की जगह पर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम लिखो तो यहाँ पर तो 10 तो पहले लिख रहा है जरा, और कूलम की जगह पर कितना लिख दिया, एक कूलम की जगह पर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। तो कितना बन गया ये 3 × 10⁹ तो ये है, और 10⁻1 ये है, कितना बन गया 3 × 10⁻10। तो एब्सोल्यूट कूलम और इस स्टैट कूलम का रेशियो, स्टैट कूलम को इसके नीचे दिया जहां पर लिख दिया मैंने एब्सोल्यूट कूलम और स्टैट कूलम, ये तो एब्सोल्यूट कूलम और ये स्टैट कूलम मैंने इसके नीचे लिख दिया। तो ये बन गया एब्सोल्यूट कूलम अपॉन स्टैट कूलम लिखा हुआ है, लिख लो इसे, इक्वल टू 3 × 10⁻10 इक्वल टू c के बराबर। देखो जरा ध्यान से, एब्सोल्यूट कूलम और स्टैट कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम, और कूलम को स्टैट कूलम बनाएंगे तो क्या करेंगे 3 × 10⁻9 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3 × 10⁻10 बन जाएगा ये। तो एब्सोल्यूट कूलम और स्टैट कूलम को नीचे ले आया, एब्सोल्यूट कूलम और स्टैट कूलम का रेशियो कितने के बराबर हो गया, इक्वल टू 3 × 10⁻9 ये रहा, 10⁻1 ये रहा, 3 × 10⁻10। मेरे ख्याल से ये वाली जो वैल्यू देख रहे हैं आप 3 × 10⁻10 ये बराबर हो गया लाइट की स्पीड। एक्चुअल में लाइट की स्पीड ऐसा ही सिस्टम में कितनी होती है मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट कूलम और स्टैट कूलम का रेशियो कितने के बराबर है 3 × 10⁻10, और ये मैंने लिख दिया है इक्वल टू 3 × 10 को इक्वल टू लिख दिया मैंने c, जहां पर c क्या चीज है, यहां लिख दिया मैंने वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन सीजीएस सिस्टम नोट कर लो, क्योंकि लाइट की स्पीड ऐसा ही सिस्टम में कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और 3 × 10⁻10 इसको लिख सकता हूं मीटर को सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये किसके बराबर है, लाइट की स्पीड के बराबर है। ये वाली वैल्यू लाइट की स्पीड की वैल्यू के बराबर है, लेकिन ये स्पीड लाइट की स्पीड कौन से सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में, इसलिए लिख दिया है यहां पर रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट कूलम एंड स्टैट कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻10 इक्वल टू c, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन सीजीएस सिस्टम। नोट कर लीजिए ठीक से, नोट करो इसे, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट कूलम एंड स्टैट कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻10 इक्वल टू c, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन सीजीएस सिस्टम। इसको नोट करो, इसी समय नोट कर लिया अभी नोट कर लिया यस। मैं बात कर रहा हूं लिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे ये लिस्ट आप नोट करो, पेन और कॉपी निकालो और उसको नोट करिए। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको इन पार्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने 5 चार्ज पार्टिकल लिखे हैं, कितने चार्ज पार्टिकल लिखे मेरे बच्चे, 5 चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिनमें इस पार्टिकल्स का नेम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का सिंबल, कैसे डिनोट करते हैं पार्टिकल को, पार्टिकल का चार्ज कूलम में लिखा है, पार्टिकल का मास में लिखा है केजी किलोग्राम। फर्स्ट पार्टिकल सुनो, नेम सीरियल नंबर देखो, पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सुना होगा नाम आपने, इसका सिंबल होता है -1 E0। इलेक्ट्रॉन को सिंबल है -1 E0, ऐसे लिखा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू, इसको लिखा जाता है इक्वल टू -e, क्या बेटा e के बराबर। माइनस का चार्ज है, क्यों, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का होता है। इट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। 9.1 × 10⁻31 kg को मैं नियर अबाउट 9.1 को 9 लिख सकता हूं इनटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है। सेकंड पार्टिकल नोट करो, प्रोटॉन। इसका सिंबल है मेरे बच्चे 1H1, प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल है इसका 1H1 प्लस, और इसको P
प्लस से शो करते हैं। एक्चुअल में ये आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन 1H1 और एक 1H2, इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसे बोलते हैं ट्राइटियम। 1H1 1H2 1H3, इस एटम पर 1 एटॉमिक नंबर है और 1 मास नंबर है। इसके न्यूक्लियस में क्या होगा मेरे बच्चे, एक तो प्रोटॉन होगा, बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। आपने कहा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसके न्यूक्लियस पर क्या बचा, एक प्रोटॉन, उसमें चार्ज पॉजिटिव। ये प्रोटियम का एटम है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटियम का न्यूक्लियस ही प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटियम के न्यूक्लियस को ही प्रोटॉन कहा जाता है। प्रोटॉन का सिंबल है 1H1 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन हट गया ना, ये प्रोटॉन बचा, प्लस से शो किया है, 1H1 प्लस लगाया। इसका चार्ज कितना होगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव इतना है तो डेफिनेटली प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन पॉजिटिव। प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो ये इसको प्लस ई लिखा है, इसको माइनस ई लिखा है इलेक्ट्रॉन को, और प्रोटॉन को प्लस ई लिखा है। प्रोटॉन का मास याद करो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको डिनोट किया है आपने mp, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास को me सिंबल लिखते हैं इसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। दूसरा पार्टिकल कौन सा है मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन मैंने अभी बताया था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। 1H1 1H2 1H3, ये प्रोटियम का न्यूक्लियस। भाई इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा मेरे बच्चा, बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो क्या बचेगा, इस पर एक प्रोटॉन बचेगा। प्रोटियम का न्यूक्लियस प्रोटॉन है। ऐसे ही ये ड्यूटेरियम 1H2 का जरा न्यूक्लियस बनाइए ध्यान से, इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का है, प्रोटॉन पर प्लस का है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन और होगा मेरे ख्याल से। चेक कर, मास नंबर 2 है इसका, मास नंबर 2 है इसका। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पर चार्ज एक प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना प्रोटॉन का चार्ज। और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है न्यूट्रल होता है, दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज उतना ही प्रोटॉन का चार्ज। तो न्यूट्रॉन डेफिनेटली कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो इसका न्यूक्लियस में क्या बचेगा, एक तो प्रोटॉन बचेगा और एक न्यूट्रॉन बचेगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है ना, क्लियर है। तो ड्यूटेरियम, प्रोटियम का न्यूक्लियस तो प्रोटॉन है और ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन है। सो ड्यूट्रॉन हैज वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन पर एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ये एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसका सिंबल है 1H2+। क्लियर है। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी वजह से ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा एक प्रोटॉन के बराबर होगा। एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है राजा बेटा, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम प्लस उतना ही होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ड्यूट्रॉन पर तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, एक प्रोटॉन के बराबर। और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो ड्यूट्रॉन का भी चार्ज कितना होगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये तो प्रोटॉन है और इस पर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास है 1 mg। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक्चुअल में नियरली सेम होता है। वास्तव में तो न्यूट्रॉन इज हेवियर देन प्रोटॉन। वास्तव में तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है, नियरली सेम है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग बराबर है, लेकिन एक्चुअल में न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है प्रोटॉन से।
अब क्योंकि लगभग दोनों का मास बराबर बता रहे हैं, तो इसका एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास तो 1 mp, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का मास मैंने क्या मान लिया 2m, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 2m। ठीक है ना। अगला पार्टिकल समझें। आपने कहा प्रोटियम का न्यूक्लियस प्रोटॉन है बच्चों, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस न्यूट्रॉन है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। लेकिन एक ट्राइटियम और होता है, एक्चुअल में हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं 1h1 1h2 और 1h3, शायद पढ़े हो। 1h1 इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन, बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इसमें होगा क्योंकि इसका मास नंबर 1 है बच्चों। 1h2 ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बचेगा ना, तो 1 न्यूट्रॉन होगा। अब यहाँ पर चेक करो, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा, बाहर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन बचा नेगेटिव है, प्रोटॉन पर प्लस है। अब न्यूट्रॉन कितने बचे, एटॉम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो 3 में से घटाओगे तो कितने हो गए 2 न्यूट्रॉन। क्लियर है। जैसे प्रोटियम से इलेक्ट्रॉन हटा तो प्रोटियम का न्यूक्लियस आपने बोला प्रोटॉन, ड्यूटेरियम से इलेक्ट्रॉन हटा तो क्या बोला आपने, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन बचा, इसे ड्यूट्रॉन बोला। ड्यूटेरियम से इलेक्ट्रॉन हटा तो ड्यूट्रॉन, प्रोटियम से इलेक्ट्रॉन हटा तो प्रोटॉन, लेकिन ट्राइटियम से ये इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, अगर आप ये इलेक्ट्रॉन हटेगा तो किसका क्या बचेगा, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसे प्रोटियम का न्यूक्लियस प्रोटॉन, ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस ड्यूट्रॉन, ट्राइटियम का न्यूक्लियस ट्राइटॉन नामक कोई पार्टिकल होता है। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, एक्चुअल में 1h3 अनस्टेबल है। ये 1h3 कैसा पार्टिकल है, ये अनस्टेबल है, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, तो क्वेश्चन तुमसे कभी-कभी पूछता है 1h1 1h2 और 1h3 में अनस्टेबल कौन सा है, 1h3 अनस्टेबल। ये एक्चुअल में बीटा एक्टिविटी, ठीक है, हम अभी बताएंगे। पहले इसको समझो, ड्यूट्रॉन हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, इसका सिंबल होता है 1h2। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसका चार्ज एक प्रोटॉन के बराबर होगा, प्लस 1.6 10 to the -19 प्लस। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, इसलिए ड्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास 1 mp, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना हो गया 2 mp। मैं बात कर रहा हूं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कहते हैं। अल्फा पार्टिकल को मेरे बच्चे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कहते हैं, इसलिए इसको नोट करते हैं 2He4+2। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम 2He4 अल्फा पार्टिकल होता है, इसको हीलियम बोलते हैं। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 तो प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे, बाहर ऑर्बिट में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे बोलते हैं हम हीलियम। ये हीलियम का एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, क्या बचेगा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। दिस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इसीलिए आप एक लाइन लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। सो अल्फा पार्टिकल हैज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इसलिए इसका चार्ज कितना होगा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज ये रहा, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, इसका डबल कर दो, इसका डबल 1.6 × 10⁻⁹ का डबल करेंगे तो प्लस 3.2 × 10⁻⁹ प्लस 2e, क्योंकि प्रोटॉन का डबल है। अब क्योंकि ड्यूट्रॉन पर एक प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन, इस पर एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन तो 2 mp मास हो गया, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो इसका जस्ट डबल होगा। अरे भाई एक प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन मास 2 mp, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो मास कितना होगा 4 mp। भाई इस जस्ट ड्यूट्रॉन का अल्फा पार्टिकल जस्ट डबल है, तो इसलिए इसका चार्ज भी डबल हो गया ड्यूट्रॉन से और इसका मास भी डबल हो गया। हमको ड्यूट्रॉन मालूम हो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी डबल कर दो, मास भी डबल कर दो। ये 2 mp है ड्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का कितना है 4 mp।
पांचवा पार्टिकल और देखिएगा, पॉजिट्रॉन। क्या बेटा? पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन डिस्कवर बाय एंडरसन। नाम लिख लो, एंडरसन, ANDERSON, एंडरसन। नोट कर लो, पॉजिट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन। इसका सिंबल है इलेक्ट्रॉन का तो -1 E0, पॉजिट्रॉन का +1 E0। इसका चार्ज प्लस का है, इसका माइनस का है, बस इतना। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है मेरे बच्चा, इलेक्ट्रॉन को तो -E दिखाया है आपने, पॉजिट्रॉन को +E दिखाया है। चार्ज दोनों का बराबर है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसको +E, इसको -E। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। चार्ज बस इसका इलेक्ट्रॉन का माइनस का है, पॉजिट्रॉन का प्लस का है। अब मास दोनों का सेम होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन केवल नेचर ही दो अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? माइनस का है। पॉजिट्रॉन का चार्ज कैसा है? प्लस का है। बस केवल नेचर अपोजिट है तो मास तो दोनों का सेम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको तो पॉजिट्रॉन का मास मालूम होगा कितना? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसीलिए इसको Me लिखा है, इसको भी Me लिखा है। इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास बराबर होता है। एक्चुअल में पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के एंटी जानते हो ना, दुश्मन एक दूसरे के, जानी दुश्मन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, एंटी कहते हैं ना एक दूसरे के विरोधी। अगर आमने सामने से दोनों आ जाए और टकरा जाए तो दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे? सर्वनाश, खत्म कर देंगे। यहाँ से आगे की बात बोल रहा हूँ मेरे बच्चे। आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो फिर से सुन लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी है, एटम। क्या बेटा? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। ए का मतलब होता है नहीं और टम का मतलब होता है काटना। क्या? एटम, एटम। सुनिएगा, आपने शब्द पढ़ा है एटम। ए का मतलब होता है नहीं, ए का मतलब है नहीं, और टम का मतलब होता है काटना, जिसे काटा नहीं जा सके। ऐसा पार्टिकल जिसको और छोटे पार्टिकल में ब्रेक न किया जा सके, तोड़ा न जा सके, ऐसे पार्टिकल को किसने? ये सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। The smallest particle of substance is called atom. It is indivisible. Indivisible का मतलब जिसे काटा न जा सके। And electrically neutral given by Dalton. ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था कि सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है मेरे बच्चे? एटम होता है। और ऐसा पार्टिकल एटम उसको बोलते हैं हम जिसको और छोटे पार्टिकल में डिवाइड न कर सके। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। इट इज इंडिविजिबल का मतलब काट नहीं सकते हम इसको। इंडिविजिबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल गिवन बाय डाल्टन। ऐसा किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। जब तक हमको एटम से छोटा पार्टिकल नोन नहीं था, मालूम नहीं था, तब तक हम डाल्टन की थ्योरी को सही मानते थे। जब तक हमको क्या बेटा एटम से छोटा पार्टिकल नोन नहीं था, तब तक हम डाल्टन की थ्योरी को सही मानते थे। बट लेटर ऑन, इसके बाद जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, किसकी डिस्कवरी हुई? कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम क्रोक एंड कैथोड रेज कंसिस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नेम्ड बाय स्टोनी एंड इट हैज नेगेटिव चार्ज प्रूव्ड बाय पेरी एंड एलिमेंटरी चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय मिलियन एंड द इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल कांस्टिट्यूएंट ऑफ ईच एटम। इट इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which was proved atom is divisible particle। कैसे समझिए मेरी बात को? डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने जब ये बात कही, ये बात बोली कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको एटम कहा जाता है और एटम उस पार्टिकल को बोला जाता है मेरे बच्चे। सबसे छोटा पार्टिकल का मतलब जिसको और छोटी पार्टिकल में डिवाइड न कर सके,
और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ऐसा डाल्टन ने कहा। और केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ये बात प्रूफ हुई कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जब तक हमको एटम से छोटा पार्टिकल नोन नहीं था, तब तक हम डाल्टन की थ्योरी को हम सही मानते थे। लेटर ऑन जब उनके बाद कैथोड रेज की डिस्कवरी, कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम ब्रूक, नोट कर लीजिएगा। जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई एंड कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम ब्रूक एंड कैथोड रेज कंसिस्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, ये पढ़ा होगा, बस इतना ही पढ़ा होगा। एंड स्टोनी नेम्ड दिस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एंड Perrin proved that it has negative charge. जब डाल्टन की थ्योरी, क्या बेटा, तब तक हम सही मानते रहे जब तक एटम से छोटा पार्टिकल हम नहीं जानते थे। लेकिन उसके बाद जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, और कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की? सर विलियम ब्रूक। तो कैथोड रेज जिन पार्टिकल की बनी होती है मेरे बच्चे, उन पार्टिकल का नाम स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन रखा। और पेरिन नामक साइंटिस्ट ने ये बात प्रूफ की, पेरिन प्रूव्ड दैट इट हैज नेगेटिव चार्ज। पेरिन नामक साइंटिस्ट ने ये बात प्रूफ की कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है मेरे बच्चे? नेगेटिव है। एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, ये लाइन आपने पढ़ी होगी, ये बात आपने पढ़ी होगी, ये वाली बात है ना? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो पढ़ो, फिर से बोल रहा हूं मैं, चलो। The smallest particle of substance is called atom. एटम का मतलब होता है जिसको छोटा पार्टिकल और छोटे पार्टिकल में डिवाइड न किया जा सके। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड इंडिविजुअल पार्टिकल गिवन बाय गॉड। लेकिन जब डाल्टन की थ्योरी को हम तभी तक सही मानते रहे जब तक हमको उससे छोटे पार्टिकल नोन नहीं थे। लेकिन जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, कैथोड रेज की डिस्कवरी किसने की? कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम। आराम से पढ़िए पसंद से, जो मैं बोल रहा हूं आप नोट करते जाइएगा। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन आपके पास ये वाली ना हो। कैथोड रेज जिन पार्टिकल की बनी होती है, उन पार्टिकल को स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज जिन पार्टिकल की बनी होती है, उन पार्टिकल को नाम स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन कहा। और पेरिन नामक साइंटिस्ट ने यह बात प्रूफ की कि कैथोड रेज जिन पार्टिकल की बनी हो उनको इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने कहा, और पेरिन नामक साइंटिस्ट ने यह बात प्रूफ की इन इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रॉनों का चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। एंड द एलिमेंट्री चार्ज मींस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय मिलिकन। मैं इसी चैप्टर में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, जो आपको कोई भी नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाऊंगा। ये सिलेबस में नहीं है, वो अलग है, लेकिन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में कई जगह सुनोगे आप। मैं इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जिससे इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आए वो आपसे सॉल्व हो, ठीक है। फिर से समझिएगा, कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय सर विलियम ब्रूक and cathode rays consist of electrons and electron named by Stoney and it has negative charge proved by Perrin and electron discovered by Sir J. Thomson. The elementary charge means charge of an electron was experimentally determined by Millikan. Clear? मैं यहाँ से आगे की बात बोल रहा हूँ। मैंने अभी बात बताई थी बच्चों आपको, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बताई थी मैंने, 1h1, 1h2, 1h3। तो यहाँ पर तीसरा आइसोटोप मैंने लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं तो बोल चुका हूँ। क्वेश्चन ये पूछता है, ये नहीं पूछता, क्वेश्चन ये पूछता है आपसे 1h1 और 1h2 और 1h3 इन तीनों में से कौन सा अनस्टेबल है? ये अनस्टेबल, ये दोनों स्टेबल। प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहा था, आपने ध्यान हो तो, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहा था, लेकिन ट्राइटियम का न्यूक्लियस ट्राइटॉन नहीं होता, क्योंकि ट्राइटियम जो पार्टिकल है 1h3 वो नेचर में स्वतंत्र अवस्था में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअल में ये रेडियो एक्टिव है, ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, एक बीटा पार्टिकल इसमें से निकलता है। बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है और मास नंबर
कोई परिवर्तन नहीं होता। आफ्टर बीटा डिके 1x3 इज कन्वर्टेड इनटू आइसोटोप ऑफ हीलियम, और इसके साथ एक एनर्जी बंडल निकलता है। इस एनर्जी पैकेट को बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो। ये बीटा पार्टिकल, ये क्या है? एंटी न्यूट्रिनो, नो का नो, इसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसे? बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है बीटा पार्टिकल। इस पर चार्ज माइनस का है, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। फर्क इतना है कि इस बीटा पार्टिकल की स्पीड और ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ये जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ये वाली, इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होती है इस बीटा पार्टिकल से। बीटा पार्टिकल की स्पीड नियर अबाउट, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसकी स्पीड नियर अबाउट लाइट की स्पीड की 1/137 टाइम्स होती है अप्रॉक्स। और इस बीटा पार्टिकल की स्पीड नियर अबाउट, स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल नियर अबाउट 0.9 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। तो ये वाली स्पीड मेरे ख्याल से इस स्पीड से ज्यादा होती है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल कहा जाता है, या आप नोट कर सकते हो, कर लो, बहुत काम की चीज लिखी है। सो 1x3 इज अनस्टेबल आफ्टर बीटा डिके 1x3 इज कन्वर्टेड इनटू आइसोटोप ऑफ हीलियम। और इस बीटा पार्टिकल के साथ एक एनर्जी पैकेट और इमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो टू रिमेन कंजर्व एनर्जी। ठीक है ना? चले, मैंने एक बात और बोली थी अभी अभी आपसे, क्या बेटा? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जाली दुश्मन है, एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी का मतलब होता है अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन से चलकर आमने सामने आ जाए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये इधर आ रहा है और एक पॉजिट्रॉन इधर से आ रहा है। पॉजिट्रॉन तो ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, दोनों टकरा जाएंगे तो दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे? एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। इसका मतलब दोनों का टोटल जो मास होगा वो ऊर्जा में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा मेरे बच्चे? एनर्जी में बदल जाएगा। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ऐसे दो पार्टिकल जो आमने सामने से चलकर टकरा जाए तो टकराने पर ये एक दूसरे का क्या कर दें? एक दूसरे में एनिहिलेट हो जाए, एक दूसरे से मिलकर के एक दूसरे को समाप्त कर दें। उस केस में इन दोनों का टोटल मास बदल जाता है ऊर्जा में, एनर्जी में। इस फिनोमेना को, इस घटना को हम एनिहिलेशन कहते हैं। ये देखा एनिहिलेशन क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो चला इधर से और पॉजिट्रॉन चला इधर से, इस इलेक्ट्रॉन का मास और पॉजिट्रॉन का मास दोनों मिले और दोनों की जगह पर दोनों का टोटल मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन कहता है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेड। मास को ऊर्जा में और ऊर्जा को मास में बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू ये रिलेशन डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इनटू c²। एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9 × 10⁻30 और इस पॉजिट्रॉन का भी मास इतना ही है, 9 × 10⁻30। ये आमने सामने से आ रहा है तो दोनों का टोटल ये वाला मास और ये वाला मास ऐड करके इसमें रखो, कितना हो गया? 18 × 10⁻30 इनटू c²। c लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻60 इतने जूल एनर्जी जनरेट होगी। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, 18 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 162, दिस इनटू दिस, ये -31, ये 10⁻16, 10 की पावर -15 होगा, -15 तो माइनस पॉइंट डेसिमल यहाँ लगा दे रहा हूँ, 2 पावर और कम करो, -30 कितने जूल। अब जूल को एक लाइन और पढ़नी पड़ेगी बच्चों आपको अभी इसी समय,
इस वैल्यू को अगर हम ध्यान से सुनिएगा -30 इसको हम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, क्योंकि 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये नोट कर लो, 1 जूल बराबर क्या होगा, इक्वल टू इसको नीचे ले आओ 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है तो डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ से इलेक्ट्रॉन। अब इसको मिलियन और बना दो तो इसको 10⁻⁶ से डिवाइड कर दो तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगा। इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये तो 10⁻⁶ -6 और -19 -30 हो गया, ये तो पावर से पावर कट गई। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1.02। इसको इससे डिवाइड करो 1.02 क्या मिलियन इलेक्ट्रॉन। मैं कहना ये चाहता हूं तो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन विपरीत दिशाओं से चलकर टकरा गए, अपोजिट डायरेक्शन से चलकर टकरा गए, तो इस इलेक्ट्रॉन का मास और इस पॉजिट्रॉन का ये वाला मास दोनों मिलकर के एक दूसरे को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन इन दोनों का टोटल जो मास है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसमें बदल गया, वो एनर्जी में बदल गया। इसका मास प्लस इसका मास यहां रख दिया, c² से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी ऊर्जा जनरेट होगी वो मैंने कैलकुलेट कर ली है, आप नोट कर लो इसको। इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल को बना लिया मैंने, पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाया तो इतने से डिवाइड किया, मिलियन बनाया तो 10⁻⁶ से डिवाइड किया, तो ये रिजल्ट आया आपका कितना 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिट्रॉन का जो दोनों का जो मास है ऊर्जा में कन्वर्ट होगा और उसकी जगह पर ऊर्जा कितनी जनरेट हुई 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी कन्वर्ट। बट दिस एनर्जी इज स्प्लिटेड इनटू 2 गामा फोटॉन्स। एक गामा फोटॉन ये रहा, एक ये रहा। ये जो एनर्जी है, ये जो मास इस इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का मास मिलकर जब इतनी एनर्जी जनरेट हुई तो ये एनर्जी स्प्लिट हो जाती है 2 एनर्जी बंडल्स में। एक एनर्जी पैकेट तो इधर चला गया, एक एनर्जी पैकेट तो इधर चला गया। ये एनर्जी पैकेट मान लो आप इसको लाइट फोटॉन मान लो, गामा फोटॉन कहो आप इसको, और इसको भी गामा फोटॉन कहो। दिस एनर्जी इज स्प्लिट इनटू 2 गामा फोटॉन्स एंड व्हिच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन एंड rest mass energy of each gamma photon is 0.51 million electron volt. This phenomenon is called annihilation. इसको आप नोट करिए, पहले इसको इस पॉइंट को यहां तक नोट करिए, आप सब आराम से नोट करिए, तसल्ली से नोट कर लिया, नहीं किया तो नोट करो, फिर से मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, फिर से रिपीट कराऊंगा इसको। एनिहिलेशन, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। जहां पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले, दोनों का टोटल मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। इस घटना को बोला जाता है, इस फिनोमेना को बोला जाता है एनिहिलेशन, और इसका हिंदी में बोलते हैं इसको युग्म विनाश। क्या बोलते हैं? युग्म विनाश। हिंदी में इसको बोला जाता है युग्म विनाश। और बोला जाता है विनाशीकरण। विनाशीकरण एक दूसरे का क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। तो आइंस्टीन ने कहा था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। तो एनिहिलेशन में, युग्म विनाश में क्या होगा? मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ या एनर्जी मास में कन्वर्ट हुआ। तो विनाशीकरण में, युग्म विनाश में, एनिहिलेशन में मास कन्वर्ट हुआ में एनर्जी में। अब इसका उल्टा भी होता है, ये बात आइंस्टीन ने बोली थी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। दैट इज मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। इसलिए इस थ्योरम को मास एनर्जी थ्योरम कहते हैं।
not only mass conserved, not only energy conserved, mass plus energy is always remain conserved. जहां पर मास एनर्जी में बदल रहा है उसे एनिहिलेशन कहा जाता है, और जहां पर एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी मेरे बच्चे उसे बोला जाएगा पेयर प्रोडक्शन और मैटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। नोट करिए। चलिए मैं एनिहिलेशन को यहाँ लिख रहा हूँ, ये चित्र आपने बना ही दिया होगा, इसको फिर से मैंने यहाँ रिपीट कर दिया है, इसको लिख दिया है मैंने नोट करके। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन डिस्कवर्ड बाय एंडरसन एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, ध्यान भूल गए होंगे आप, डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। यस, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चले, इलेक्ट्रॉन किधर से चला और पॉजिट्रॉन किधर से चला, दोनों टकराए, दोनों का टोटल मास किसमें कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी जनरेट हुई भूल गए, आपने बताया था मैंने ऊपर, डेल्टा mc² के अकॉर्डिंग कितनी एनर्जी जनरेट हुई थी, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट हुई थी। दिस एनर्जी इज स्प्लिट इनटू 2 गामा फोटॉन्स, एक गामा फोटॉन इधर चला गया, एक गामा फोटॉन इधर चला गया, एंड एनर्जी ऑफ ईच गामा फोटॉन, ये एनर्जी को दो भागों में बांटो, इसके दो पार्ट करो बराबर बराबर, 0.51 इसको मिलेगी, इस वाले गामा फोटॉन को 0.51 इस गामा फोटॉन, which moves in opposite direction। एक शब्द बोल रहा हूं, ऐसा होगा, this energy is split into 2 गामा फोटॉन्स। 2 गामा फोटॉन में क्यों स्प्लिट हो, कारण है उसका, क्यों, क्योंकि ध्यान दो जरा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, पॉजिट्रॉन इधर से आ रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, इसका उतना ही लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। तो टकराने से पहले लीनियर मोमेंटम टोटल कितना हुआ, इसका तो इधर है -p, इसका इधर है +p, या इसका -p मानो तो इसका +p मानो, तो टकराने से पहले कितना मोमेंटम 0, तो टकराने के बाद क्या रहना चाहिए 0। तो इसीलिए ये एनर्जी स्प्लिट हो जाती है 2 गामा फोटॉन में। इसको कंजर्व रखने के लिए, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए ये एनर्जी स्प्लिट होती है 2 गामा फोटॉन, which moves in opposite direction and energy of each gamma photon is 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दी है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का मास ये रहा, c² लाइट की स्पीड है, c लाइट की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना जूल पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाएंगे तो कितने से डिवाइड करते हैं, 1.6 × 10⁻⁹ से, और मिलियन और बना देंगे तो 10⁻⁶ से और डिवाइड कर देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी इतनी, और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका कितना, 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों टकरा करके दोनों का टोटल मास कितनी एनर्जी जनरेट हुई, और ये एनर्जी स्प्लिट हो गई है 2 गामा फोटॉन्स में, which moves in opposite direction and energy of each gamma photon is 0.51 million electron volt। This phenomenon is called annihilation। ये लिख दिया है, देखिएगा ये कहानी मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। Whenever an electron and a positron comes very close to each other, पास आ गए, they annihilate, एक दूसरे में समा गए, खत्म कर दिया, they annihilate each other by combining together, and 2 gamma photons are produced in this process also। The charge, mass and energy and the linear momentum remain conserved। To conserve momentum, 2 photons are emitted which travels in opposite direction, and this phenomenon is called annihilation। इसका अपोजिट पेयर प्रोडक्शन होता है बच्चे, और मैटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है इसको। आइंस्टीन ने क्या बोला था कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या पढ़ा आपने, मास एनर्जी में बदल गया, सॉरी एनिहिलेशन में मास एनर्जी में बदला है, और पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी को मास में बदला है। जब कोई गामा फोटॉन, अभी बताया था, व्हेन ए गामा फोटॉन, उसी का उल्टा बोल रहा हूं एनिहिलेशन का, व्हेन ए गामा फोटॉन पासेस बाय ए हैवी न्यूक्लियस, जब कोई गामा फोटॉन, ये क्या है, इस एनर्जी बंडल का नाम मैंने क्या डाला है, गामा फोटॉन। जब कोई गामा फोटॉन
किसी हैवी न्यूक्लियस से पास हो जाए, न्यूक्लियस में होकर गुजरे, शर्त यह है कि इस गामा फोटोन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। जब कोई ऐसा गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा कितनी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो और किसी हैवी न्यूक्लियस से पास हो जाए, तो ये जो गामा फोटोन की जो ऊर्जा है ये स्प्लिट हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। यहाँ एनर्जी है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में मास होगा ना, पॉजिट्रॉन इसमें भी मैटर है, मास है, कुछ तो है। तो दिस एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी, व्हेन ए गामा फोटोन passes by a heavy nucleus, then it is splitted into one electron and one proton, splitted into one electron and one positron. It is called pair production. पेयर ही तो जनरेट हुआ, गामा फोटोन एक गया और पेयर जनरेट किया, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, दो मिलकर के पेयर बना। इट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन और बोला जाता है इसको मैटरलाइजेशन ऑफ एनर्जी। मैटरलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मैटर का मतलब होता है मास, एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना, इस फिनोमेना को बोला जाता है पेयर प्रोडक्शन। जब कोई गामा फोटोन जिसकी एनर्जी Hν हैवी न्यूक्लियस से पास हुई तो ये टूट गया, एनर्जी का है एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ एक पॉजिट्रॉन जनरेट। शर्त ये है इस गामा फोटोन की लीस्ट एनर्जी कितनी होनी चाहिए, लीस्ट एनर्जी ऑफ गामा फोटोन नीडेड फॉर इट, मतलब पेयर प्रोडक्शन होने के लिए कम से कम इस गामा फोटोन की जो ऊर्जा होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 1.02 मिलियन, कम से कम इसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट हो, अदरवाइज जनरेट नहीं हो। अगर इसकी एनर्जी इससे, इसकी एनर्जी इसकी इस गामा फोटोन की एनर्जी इससे कम होगी तो क्या होगा, गामा फोटोन न्यूक्लियस में से जाएगा तो फिर ये पेयर जनरेट नहीं करेगा, ये पेयर जनरेट नहीं करेगा, केवल क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन। उस घटना को बच्चों हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। ये बात हम एक इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, वहां बताऊंगा। फिर से समझो, पेयर प्रोडक्शन होने के लिए कम से कम गामा फोटोन की एनर्जी 1.02 मिली इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर इस गामा फोटोन की एनर्जी इससे कम हुई तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट नहीं होगा, केवल इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। उस घटना को बोला जाता है बेटा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक। और अगर इस गामा फोटोन की एनर्जी इससे ज्यादा हो, जैसे कम से कम कितनी होनी चाहिए, और अगर इस गामा फोटोन की एनर्जी 1.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.5 में से 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कहां आ जाएगी एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट करने के लिए तो कितनी एनर्जी बची है, 1.5 में से 1.02 घटाओगे तो कितनी बचेगी, 0.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बचेगी। बची हुई एनर्जी कहां चली गई? If energy of this gamma photon is less than this value, then no pair production will take place. If energy of this gamma photon is greater than this value, x 1.5 million electron, then rest of energy is converted into energy, kinetic energy of electron and positron. Kinetic energy of positron is more than electron because positron is heavily repelled by nucleus but electron is attracted. ये बात मैंने यहाँ लिख दी है चैप्टर में, ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने गामा फोटोन इस पासेस बाय हैवी न्यूक्लियस, जब कोई गामा फोटोन हैवी न्यूक्लियस से पास होता है देन इट इज स्प्लिट इनटू वन इलेक्ट्रॉन एंड वन पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में स्प्लिट हो जाता है। इट इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन और क्या बोला जाता है इसको, मैटरलाइजेशन, ठीक है ना। शर्त ये है इस गामा फोटोन की जो एनर्जी है Hν एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होगी कब, जब लीस्ट एनर्जी ऑफ दिस गामा फोटोन नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन। इफ एनर्जी ऑफ गामा फोटोन इज लेस देन दिस वैल्यू, अगर एनर्जी इस गामा फोटोन की इससे कम होगी, नो पेयर प्रोडक्शन विल टेक प्लेस। समझ में आ गया होगा, पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा।
पेयर जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जनरेट नहीं होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, पॉजिट्रॉन नहीं होगा। ये बात हम पढ़ाएंगे आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक चैप्टर आएगा, तो इस घटना को बोला जाता है फिर फोटो इलेक्ट्रिक। जब एनर्जी इसकी इस गामा फोटोन की 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन से कम होती और फिर ये किसी न्यूक्लियस से पास होता तो केवल इलेक्ट्रॉन जनरेट होता, पॉजिट्रॉन जनरेट नहीं होता। लेकिन उस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इसलिए लिख दिया है मैंने, इफ एनर्जी ऑफ दिस गामा फोटोन इज लेस देन 1.02 मिलियन वोल्ट देन नो पेयर प्रोडक्शन विल टेक प्लेस। इफ एनर्जी ऑफ गामा फोटोन इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इस वैल्यू से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बची, जितनी ज्यादा है वही तो एक्स्ट्रा कहलाएगी। जैसे टोटल एनर्जी मान लो उस गामा फोटोन की 1.5 है, आपने लिखा है इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन दिस, तो एनर्जी कितनी है, ग्रेटर देन दिस बोला है। जैसे ये एनर्जी 1.5 है, ये एनर्जी मान लो 1.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो कितनी बची अब इसमें से ये घटा दो तो कितनी बचेगी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बची, इसमें से ये घटाओगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बची, 0.48 बची मिलियन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इतना माना है था, तो एक्स्ट्रा एनर्जी इतनी तो बची, क्योंकि इस एनर्जी में से इतनी एनर्जी तो खर्च हो गई किसमें, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट कराने में, तो बची एनर्जी कितनी, दिस माइनस दिस, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी रहेगी, द एक्स्ट्रा एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। बची हुई जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो पेयर जनरेट हो रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस देन पॉजिट्रॉन, कारण because positron will be strongly repelled by the nucleus but retard the electron due to the force of attraction। ये बात क्लियर हो गई। चले आगे, हम यहाँ से आगे मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इसकी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, सुन लीजिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ। Positive and negative charge. If a body lose electron, it will have positive charge. And if a body gain electron, then it will have negative charge. If a body lose electron, अगर किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल गई, then it will have positive charge। उस पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बेटे, जो इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा वो धनी होगा, पॉजिटिव होगा उस पर चार्ज। If a body gain electron, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो ऋणी है, इसका मतलब उसका चार्ज कैसा होगा, मान लीजिए किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकल गए या उसको आ गए, n क्या चीज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट का मतलब निकल जाना और गेन का मतलब आ जाना, या तो निकले इतने या इतने आए, तो बॉडी पर चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, निकल जाएंगे तो प्लस और आ जाएंगे तो माइनस। क्लियर है बात। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आपके काम की चीज है बच्चों, बहुत जरूर से ज्यादा काम की चीज है। A glass rod gets positive charge on rubbing with silk। अगर कांच की छड़ को ग्लास रॉड सिल्क से रगड़ते हैं, ग्लास रॉड को सिल्क समझते हो, कॉटन, सिल्क से अगर हम रगड़ते हैं तो ग्लास की छड़ पर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ग्लास का एक्चुअल में वर्क फंक्शन, जिसका वर्क फंक्शन बेटा कम होता है। जैसे ये ग्लास की रॉड है और ये मान लो सिल्क है, जब हमने इसे रगड़ा नहीं है तब इस पर कोई चार्ज नहीं है, न सिल्क पर कोई चार्ज है। जब हमने कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज है। जब रगड़ा नहीं है हमने इसको, इससे रब नहीं किया, तब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना इस पर चार्ज है। जब हमने इसे रगड़ा होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज कब आता है बच्चों, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसका मतलब ग्लास की रॉड पर सिल्क से, ग्लास को अगर सिल्क से रगड़ दे तो ग्लास की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका अर्थ क्या है कि ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क पर चले, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले और सिल्क पर 5 पहुंच गए, तो इस पर तो 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर उतना ही 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि कांच की छड़ पर पॉजिटिव आया है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पर गए,
अब इस पर से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें क्यों गए, इसमें से क्यों नहीं है? ये बात डिपेंड करती है कि इन दोनों बॉडीज में किसका वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन का मतलब होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी की जरूरत होती है वो उसका वर्क फंक्शन कहलाता है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसको उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा है, सिल्क से रगड़ दिया है, तो कांच की छड़ का चार्ज कैसा आया है बच्चे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि इसका वर्क फंक्शन कम है। जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज होंगे, हट जाएंगे। तो ग्लास का सिल्क से वर्क फंक्शन कम होगा, इस वजह से ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पहुंच गए? सिल्क पर। अगर सिल्क का कम हुआ होता इससे वर्क फंक्शन तो सिल्क में से निकल कर इस पर आ जाता। तो ये तो डिपेंड करता है, डिपेंड करेगा क्या होगा? वर्क फंक्शन इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन अलग होता है। सिमिलरली ऐसे ही एन एवोनाइट रॉड, एवोनाइट रॉड प्लास्टिक जैसा ही मटेरियल होता है बेटा। रब्ड विद कैट फर, कैट फर समझते हो? बिल्ली की खाल, कैट फर, जिनके टेडी बियर बनाए जाते हैं। एवोनाइट की रॉड को कैट फर से रगड़ दें, एवोनाइट रॉड पर चार्ज नेगेटिव आता है, कैट फर पर पॉजिटिव। एन एवोनाइट रॉड इज रब्ड विद कैट फर, देन एवोनाइट रॉड गेट्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ये बात? किसी बॉडी पर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द होल यूनिवर्स विल बी फिक्स। आपने अभी बोला क्या? ग्लास रॉड को जब सिल्क से रखा तो ग्लास की रॉड पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव। तो सिल्क पर उतना ही नेगेटिव आया होगा ना, क्यों? टोटल चार्ज तो पहले जीरो था ना, तो कांच की छड़ पर चार्ज था ना बेटा सिल्क पर चार्ज था। जब ग्लास रॉड को सिल्क से आपने रगड़ा होगा तो ग्लास की रॉड पर चार्ज पॉजिटिव आया। इसका मतलब क्या होगा? ग्लास की रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पहुंच गए होंगे? सिल्क पर। तो इसीलिए एक लाइन लिख दी है, द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द होल यूनिवर्स विल रिमेन फिक्स। इस पूरे ब्रह्मांड पर, इस पूरे यूनिवर्स पर टोटल चार्ज क्या रहता है? द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द होल यूनिवर्स विल रिमेन फिक्स। इस पूरे यूनिवर्स पर चार्ज क्या रहता है? कंजर्व रहता है। क्या बेटा? चार्ज कैन बी नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द होल यूनिवर्स रिमेन फिक्स। इस नेचर को बोला जाता है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। कौन सी नेचर? कंजर्वेटिव। द चार्ज कैन बी नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। न तो चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मेरे बच्चे, न डिस्ट्रॉय। इफ वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू a body, then equal and negative charge will be produced on the other body at the same time। अगर किसी बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसी समय उतना ही दूसरी बॉडी पर चार्ज कैसा जनरेट हो जाएगा? नेगेटिव। जैसे मान लो इस बॉडी पर चार्ज अपने प्लस का 5 कूलम दिया तो दूसरी बॉडी पर उसी समय उतना ही माइनस का 5 कूलम चार्ज जनरेट होगा। मतलब किसी बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो जाकर के कहीं दूसरी बॉडी पर तो जाएंगे, तो जहां से निकले उस पर पॉजिटिव और जिस पर गए उस पर नेगेटिव। सिंपल सी बात हो गई। सो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन द होल यूनिवर्स विल रिमेन फिक्स, कॉल्ड कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज। द चार्ज कैन बी नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड। इफ वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू a body, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हैं then equal and negative charge will be produced in the other body at the same time। clear है? and quantum nature of charge और quantization of charge। क्या बेटा? आपने बोला अभी क्या बेटा? the total amount of charge in the whole universe will remain fixed, called conservative nature of charge। charge can be neither produced nor destroyed। if we give positive charge to a body then equal and negative charge will be produced in the other body at the same time। समझ गए कि इस पूरे यूनिवर्स पर टोटल चार्ज क्या रहता है मेरे बच्चे? कंजर्व रहता है। चार्ज को न तो प्रोड्यूस कर सकते हैं न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी बॉडी को जितना हम प्लस का चार्ज देंगे दूसरी बॉडी पर उतना ही माइनस का चार्ज देंगे। बट चार्ज ऑन ए बॉडी क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब किसी बॉडी को जो चार्ज दे सकते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन। क्या ऐसा कर सकते हैं हम कि किसी बॉडी में से हम आधा इलेक्ट्रॉन निकालें और आधे इलेक्ट्रॉन को निकालकर दूसरी बॉडी को आधा दे दें? कैसा पॉसिबल है? नहीं कर सकते ना। हम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, ऐसा नहीं है 1.5 2.5 पौने 3 और 3.5 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में से निकाले और 1.5 2.5 3 पौने 3 हम दूसरी बॉडी को दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रल मल्टीपल में ही किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं पॉसिबल है। द चार्ज ऑफ द बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर 2 के बराबर 3 के बराबर 4 के बराबर 5 के बराबर एंड सो ऑन। बट द फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ चार्ज, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शनल मल्टीपल का मतलब ऐसा नहीं कर सकते हम कि किसी बॉडी को चार्ज है प्लस माइनस का e/2 देते, प्लस माइनस का 3/2 e देते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस माइनस 5/2 हम फ्रैक्शनल में नहीं दे सकते, फ्रैक्शनल मल्टीपल नहीं दे सकते, ये चार्ज पॉसिबल बॉडी पर नहीं है। द फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट पॉसिबल। दिस नेचर ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉट पॉसिबल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन और क्वांटम नेचर और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज बोला जाता है। क्लियर है ये बात? ये 2 पॉइंट मैं बता रहा हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको हो सकता है कि छोटे लगे, लेकिन जब क्वेश्चंस प्रॉब्लम आपकी आएंगी तब आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स है क्या, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इन टॉपिकों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कस करना चाहता हूं। आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप सुने, उस वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा।